Welcome back. We were talking about the pyramids in Egypt, and unfortunately, there is nobody who can tell us that how these giant structures were made. अब ये बात मत समझिएगा कि ये सिर्फ स्टोरी ऑफ द पास्ट है और हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड में अब ऐसा नहीं होता, सब इंफॉर्मेशन सबके पास हर वक्त होती है. I'll be showing you examples of the modern world right in a couple of minutes, जिसमें कि we'll come to know कि modern world में millions and billions and trillions of dollars का loss हो चुका है. किस वजह से, उसकी हम टर्म अभी पढ़ेंगे, which is lost knowledge. Okay, and this would be continued, right? इस पैंडेमिक में, जैसा हमने पिछले अपने सेशन में भी डिस्कस किया था, कि इस पैंडेमिक में भी बेशुमार लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और उनके पास वक्त नहीं था कि जो कुछ उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस में है उसको वो प्रिजर्व कर सकते. सो ये सारी डिस्कशंस हमें लीड करती हैं टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस. सो व्हाट इज एक्चुअली नॉलेज मैनेजमेंट? Knowledge management is the explicit and systematic management of vital knowledge and its associated processes of creation, organization, diffusion, use and exploitation. ये हमारे मेन कंसर्न्स हैं नॉलेज मैनेजमेंट के, कि हम नॉलेज को क्रिएट करें, हम नॉलेज को ऑर्गेनाइज करें, हम नॉलेज को स्प्रेड करें, उस स्प्रेड को फिर लोग यूज करें, उसको एक्सप्लॉइट करें न्यू नॉलेज क्रिएशन के लिए, न्यू ऑब्जर्वेशंस के लिए, न्यू कंट्रीब्यूशन इन द बॉडी ऑफ नॉलेज के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, इनोवेशन के लिए. एंड द वार्निंग इज वन शुड नॉट बी ट्राइंग टू री इन्वेंट द व्हील. अब ये जो नॉलेज का लेवल है, ये कैसे इवॉल्व हुआ, इसके लिए इसकी थोड़ी सी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको समझ लें. फॉर एग्जाम्पल, एज यू ऑल नो, डेटा मीन्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. उन रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स में जब हम कोई ताल्लुक कायम कर लें तो दैट मेक्स द इंफॉर्मेशन. नाउ दैट मीन्स कि डेटा से इंफॉर्मेशन की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें रिलेशंस बन रहे होते हैं वेरिएबल्स के दरमियान, चीजों के दरमियान, मामलात के दरमियान. अब इंफॉर्मेशन से जब हम नॉलेज की तरफ ट्रेवल करते हैं तो इंफॉर्मेशन के अंदर एडअप हो जाता है एक्सपीरियंस, और वहां पर जो हमारे पास मेन की है टू मूव टुवर्ड्स द नॉलेज इज नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग द रिलेशंस. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स. एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स? ये अभी आपको मैं एक एग्जांपल से वाजिया करता हूं. जब आप नॉलेज तक पहुंच जाओ, व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स, तो फिर इसके बाद जो सुपरलेटिव डिग्री है, दैट इज विजडम, दैट टॉक्स अबाउट नोवेल्टी, एंड दैट बेसिकली concerned with understanding principles. And as you all know, when you use the word principles, so you're talking about universal implications, and that is what we call the level of wisdom. As I might have told you a very interesting quotation earlier, that knowledge is proud because it knows so much, but wisdom is humble because it has got nothing more to know. Now, what do we take on the y-axis? On the y-axis in this graphical representation, we have system development, in which we start from gathering of parts, then we move towards connection of parts, then we follow up towards formation of a whole, and then we talk about joining of the wholes, in which the universe would be combined with the multiverse. And that is the reason I'm always emphasizing that you have to look at the bigger picture. On the x-axis, we start from researching, then we move towards absorbing. The next step is doing, then interacting, and then reflecting, and basically that would be enhancing our understanding. Well, the level of wisdom, so far we can just wish for it,
But remember that wisdom is a very superlative phenomena in which you are able to understand the principles applicable in the universe, applicable in the multiverse. And so far, the human investigation and human mentality has not even touched a small grain of what I'm talking about. अब इस चीज को कि विजडम तक कैसे पहुंचना है, अभी तक तो हम इसी बात में उलझे हुए हैं कि रियलिटी इज आउट देयर. तो जब तक आप खुद आउट देयर नहीं जाएंगे, उस वक्त तक रियलिटी आपको समझ में नहीं आएगी कि वो रियलिटी दरअसल है क्या. सो रिमेंबर, इस बात को एलैबोरेट करने के लिए कि विजडम तक अगर पहुंचना है तो रास्ता क्या इख्तियार करना पड़ेगा, उसके नीचे मैंने कोटेशन यहां पर दी हुई है कि अ कलेक्शन ऑफ डेटा, रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आई एम कोटिंग विद यू. A collection of data is not information. A collection of information is not knowledge. A collection of knowledge, जब आप understand कर लो patterns को भी, तो उसके बावजूद it's not wisdom. And a collection of wisdom even is not truth. Maybe you have reached to some principles which might be proven wrong afterwards. So a collection of wisdom or a part of a wisdom might not be the truth. And a truth may not be the reality. And remember, when you investigate the reality, a reality cannot be explored through reason unless it is revealed, right? And whatever revelations we have received, those are the revelations which are going to actually create the wisdom. Now, when we talk about contemporary issues, interestingly, contemporary issues does not mean that we are going to talk about how to make a machine. Contemporary issues are the areas, are the concerns which are actually calling for research, which are actually calling for the industries and the academia to respond to. And we'll be very soon looking at the application side of the knowledge management. राइट नाउ मैं आपको उसकी फिलोसॉफिकल assumptions बता रहा हूं कि नॉलेज का पैटर्न, नॉलेज मैनेजमेंट की जो हिस्टोरिकल डिस्कोर्स है वो किस तरीके से डेवलप होता है. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड and no doubt I'll be telling you कि contemporary issues हैं क्या, and then I'll be smiling and looking at you that how you are going to investigate those contemporary issues. Now let's look at the understanding of patterns. For example, I have shown you the life cycle of a housefly, like the egg, larva, pupa, and adult, the life cycle of a human from the child to the old man, the life cycle of a plant, the seed, from the seed to the plant, and the life cycle of a business in which we have startup, then we have rapid growth, then maturity, decline. ये सब क्या है? ये आपको मैंने 4 तरह की मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन दी हैं. The information about the housefly, the information about the human life, the information about the plant, the information about the business. लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा holistically देखो तो you will come to know कि इन तमाम इंफॉर्मेशंस में there is a particular pattern follow. इसमें एक particular pattern है जो कि हमारे सामने दिखाई दे रहा है. It has a starting, it has a boom, it has a decline. ठीक है? अब ये सिर्फ मैंने 4 एग्जांपल्स आपके सामने रखी कि पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं और इंफॉर्मेशन और पैटर्न्स की डेवलपमेंट में आपस में ताल्लुक क्या है. अब अगर आप इस कायनात में मौजूद तमाम पैटर्न्स को पिक करना शुरू कर दो, तमाम निटी-ग्रिटीज को उठाना शुरू कर दो और उन तमाम पैटर्न्स के अंदर एक एल्गोरिथम्स बनाने शुरू कर दो कि आखिर इन तमाम चीजों के बैकएंड के ऊपर वो पैटर्न्स, वो प्रिंसिपल्स, वो कारफरमा चीजें हैं क्या, इस पूरी कायनात के एल्गोरिथम्स हैं क्या, तो that would be something like understanding the wisdom. और अभी तक कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी, कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो इस चीज को गेन वो नहीं कर सका. अभी तक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इमोशंस तक तो जा सके हैं, लेकिन इस पूरी कायनात के निजाम के अंदर वो क्या पैटर्न्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए अभी भी नामुमकिनात में से एक चीज है. नाउ फिलोसॉफिकल डिस्कशन जो मैंने आपके साथ अभी थोड़ी सी की कि नॉलेज, विजडम, डेटा एंड इंफॉर्मेशन का ताल्लुक आपस में है क्या, उस सारे की रोशनी में आई एम शोइंग यू द हायरार्की ऑफ नॉलेज. और यहां पर अब हम 2 एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज को देखेंगे.
अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जूम ग्रुप चैट में टाइप कर दीजिए। इस हायरार्की में we have the tacit side of the knowledge and then the explicit side of the knowledge. When you talk about the tacit side, this type of knowledge exists in people's heads, not articulated or documented. जैसे भी आपको मैंने पिरामिड की एग्जांपल से बताया कि वो लोग हमारे पास नहीं है जो बता पाते कि ये पिरामिड कैसे बना था। इसी तरह अगर मैं मॉडर्न वर्ल्ड की एग्जांपल कोट करूं, जो आगे स्लाइड में भी हमारे पास आएगी, कि you must have known about the Y2K bug. Y2K bug उस हम एप्लीकेशन को कहते हैं which was corrupted when the year 2000 was turned into the systems. हमारे पास बहुत सारी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी जिनमें बेशुमार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स बने हुए थे, पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के सिस्टम उन हाई लेवल लैंग्वेजेस में डेवलप थे। उन लैंग्वेजेस के कोड्स हमारे से मिस हो गए, और जब कंप्यूटर्स ने अपनी डेट चेंज करनी थी ऑन द 31 दिसंबर 1999 12 o'clock को, तो उन सिस्टम्स में कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो अपनी डेट को चेंज कर सके। देयरफॉर पूरी दुनिया के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेस हुए बिकॉज सिस्टम्स वर अनएबल टू चेंज द डेट। एंड दिस इज नॉट अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, प्री हिस्टोरिक ईरा की कहानियां नहीं सुना रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 20 years बैक स्टोरी। वजह क्या थी कि वो तमाम डेटा, वो नॉलेज उसमें डॉक्यूमेंटेड आर्टिकुलेटेड एस्पेक्ट्स नहीं थे। दैट वाज ऑल पार्ट ऑफ द टैसिट साइड। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट साइड की, तो एक्सप्लिसिट साइड वुड टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ नॉलेज कैन बी प्रोसेस्ड बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, कोडिफाइड एंड रिकॉर्डेड, आर्काइव्ड एंड प्रोटेक्टेड। और यहां से हमारा एक मेजर क्लैश और मेजर डिस्कशन शुरू हो जाती है रिसर्च के हवाले से भी, कि आप टैसिट और एक्सप्लिसिट को अब बैलेंस कैसे करोगे, और जो कुछ एक्सप्लिसिट है उसको टैसिट में कन्वर्ट कैसे करना है, और जो कुछ टैसिट में अवेलेबल है उसको एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट वो कैसे करना है। यहां से डिस्कशन जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल इंप्लीकेशन और एप्लीकेशन के हवाले से वो शुरू होती है। जैसा आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि इस वक्त 2020 के अंदर जो डिमांड की जा रही है कंटेम्परेरी इश्यूज की और कॉल फॉर पेपर्स की, दैट इज रिलेटेड टू द फैमिली रन एंटरप्राइजेस। और फैमिली रन एंटरप्राइजेस के अंदर भी एक बहुत बड़ा इशू ये है कि इन फॉर्मेलिटीज होने की वजह से डॉक्यूमेंटेड पार्ट बहुत कम है, और जब डॉक्यूमेंटेड पार्ट बहुत कम होता है तो by the time the person goes away, the knowledge, the experience, the exposure also goes away with that particular person. अब एक रिसर्च पेपर वो आपके सामने मैं शो कर रहा हूं। इन रिसर्च पेपर्स की मैंने कॉपी आपको गूगल क्लासरूम के ऊपर भी अवेलेबल कर दी है। This research paper is basically talking about a strategic management framework of tangible and intangible assets. और इस strategic framework में जहां पे हम tangible and intangible assets की बात करेंगे, the author has discussed an aspect of value drivers. ये value drivers actually वो phenomena है जो कि organization को value creation के लिए वो base provide कर रहे हैं। अब वैल्यू ड्राइवर्स में उसने दो तरह के एसेट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए। वन आर द टेंजिबल एसेट्स, लाइक आपका प्लांट है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है। वन इज द वैल्यू टेंजिबल एसेट इन वैल्यू ड्राइवर्स एंड अदर इज द इनटेंजिबल एसेट। अब जब हम बात इनटेंजिबल एसेट की करते हैं तो इनटेंजिबल एसेट में दो एस्पेक्ट्स हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर वन आर द रिलेशनशिप्स एंड नंबर टू इज द नॉलेज। अब इंटेंजिबल एसेट में जब हम रिलेशनशिप्स की बात करेंगे तो रिलेशनशिप्स आर कैटेगराइज्ड इन टू एस्पेक्ट्स अगेन। वन इज इंटरनल रिलेशनशिप्स, जिसमें क्या आपके इंटरनल कस्टमर्स, आपके एम्प्लॉइज, आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स, ये सब शामिल हो जाते हैं। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स, तो उसमें आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स विच आर एक्सटर्नल कस्टमर्स, इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स एंड सप्लायर्स, ये सब लोग शामिल हो जाते हैं। सो ये तो हो गई रिलेशनशिप की साइड। हमारा जो एम्फेसिस है नॉलेज मैनेजमेंट के हवाले से वो नॉलेज कॉन्टेक्स्ट में है। और जब हम इनटेंजिबल एसेट में नॉलेज का जिक्र करेंगे तो याद रखिएगा कि इसकी दो एस्पेक्ट्स हमारे पास आते हैं। वन इज द टैसिट एंड अदर इज द एक्सप्लिसिट। एक और इसमें कॉम्प्लिकेशन वो याद रखिएगा, टैसिट नॉलेज इज कैरिड बाय पीपल, इज कैरिड बाय ह्यूमन, एंड ह्यूमन इज ए रिसोर्स जिसको आप ओन नहीं कर सकते। ये एक ऐसा यूनिक रिसोर्स है जिसको आप ओन नहीं कर सकते। दुनिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये क्लेम नहीं कर सकती दैट वी ओन ह्यूमन। नोबडी कैन ओन ह्यूमन एथिकली, लीगली एंड मॉरली।
तो फिर क्या होगा, आप सिर्फ ह्यूमन को रिटेन कर सकते हो, ठीक है, और वो तभी तक आपके पास रिटेन रहेगा जब तक कि आपके पास रिटेंशन स्ट्रेटजीज वो चलती रहेंगी। तो यहां से भी आपका लॉस ऑफ नॉलेज एक बहुत बड़ा इशू है कि समटाइम्स आपका एक एक्सपीरियंस मैनेजर वो कंपनी फैक्ट्री कारखाना छोड़ जाता है, तो जब आपका एक्सपीरियंस पर्सन एक कंपनी फैक्ट्री कारखाना छोड़ जाता है, वहां से ब्रेन ड्रेन हो जाता है, तो यू विल कम टू नो कि आपने बहुत सा नॉलेज वो लूज कर दिया जो कि उस शख्स के माइंड में था, जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं हो पाया था। देयरफॉर नॉलेज को हम दो एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, वन इज द टैसिट एंड अदर इज द एक्सप्लिसिट। व्हेन वी टॉक अबाउट द टैसिट नॉलेज, उसमें शामिल होता है नो हाउ, द वेज, द मेथड्स, and another important thing in the tacit knowledge is corporate culture, which is very important phenomena। इसके ऊपर बेशुमार रिसर्च आज की दुनिया में भी वो हो रही है कि कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो नॉलेज को कैसे टैसिटली कैरी करते हैं, why it is said that it is all in the air। इसी हवाले से ये कॉर्पोरेट कल्चर के कॉन्टेक्स्ट से ही आपका लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, आपका सिस्टम्स अप्रोच, सिस्टम्स इंटेलिजेंस, सिस्टम्स थिंकिंग, ये तमाम चीजें आपकी इवॉल्व करेंगी कॉर्पोरेट कल्चर से। एंड शॉर्टली आई बी ब्रीफिंग यू कि कॉर्पोरेट कल्चर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके बरक्स जब हम एक्सप्लिसिट नॉलेज की बात करते हैं, तो एक्सप्लिसिट नॉलेज इज टॉकिंग अबाउट नो डाउट आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट से। उसमें आपने बहुत सी चीजें, आपने अपना फॉर्मूला, आपने लोगो, ट्रेडमार्क, इन सब चीजों को प्रिजर्व कर लिया। और सेकंड साइड जो आपकी इन एक्सप्लिसिट कॉन्टेक्स्ट में नॉलेज की प्रिजर्वेशन है, दैट इज इन शेप ऑफ प्रोसेसेस, दैट इज इन शेप ऑफ एसओपीज, दैट इज इन शेप ऑफ डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स। तो इस पेपर में मार्को ग्रीको ने एक पूरा कॉन्टेक्स्ट डेवलप किया कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो मेन कंसर्न है दैट इट हैज टू फोकस अपॉन द नॉलेज ड्राइवर्स। तो नॉलेज ड्राइवर्स के कॉन्टेक्स्ट में टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स जो हैं वो किस तरीके से आपस में एसोसिएटेड हैं, आपस में लिंक्ड हैं। अब मार्को ग्रीको तो ये इंफॉर्मेशन हमें दे गया, इसके बाद एक बहुत बड़ा समुंदर ऑफ इंफॉर्मेशन ओपन हो जाता है जिसमें कि आपको खुद इन्वेस्टिगेट करना है कि इन तमाम एरियाज में आपका इंटरेस्ट कहां पर क्रिएट होता है और उसको आप अपनी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर किस तरीके से इंप्लीमेंट करोगे और क्या चीज पर्टिकुलरली आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो। नाउ एज आई टॉक विद यू द कॉर्पोरेट कल्चर, तो थोड़ा सा आपकी रिवीजन के लिए मैं आपके सामने कुछ मॉडल्स रख रहा हूं कि कल्चर को स्टडी आपने कैसे करना है। कल्चरल डिस्कशन में हमारे पास डायमेंशंस ऑफ कल्चर, दैट इज ए मॉडल जिसमें आप अटेंशन टू डिटेल, आउटकम ओरिएंटेशन, पीपल ओरिएंटेशन, टीम ओरिएंटेशन, एग्रेसिवनेस, स्टेबिलिटी, इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग, इन डायमेंशंस की बात करोगे। और अब हम इसी फ्लोशीट डायग्राम को नॉलेज मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो कि कौन सी डायमेंशन ऑफ द कल्चर इज मोर एग्रेसिवली और मोर बेटर वे के अंदर कंट्रीब्यूशन अपना दे सकता है टू प्रिजर्व द नॉलेज। डू वी नीड टू प्रमोट मोर पीपल ओरिएंटेशन, डू वी नीड टू प्रमोट मोर टीम ओरिएंटेशन, कि हमें फोकस अपना आउटकम ओरिएंटेशन पर रखना चाहिए। किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दे शुड बी फोकसिंग मोर ऑन आउटकम, दे शुड बी फोकसिंग मोर ऑन ह्यूमन ओरिएंटेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग को अडॉप्ट करना चाहती है, कहां पर, किस लेवल पर, किस कदर अटेंशन टू डिटेल की जरूरत है। तो अब हम कल्चरल पर्सपेक्टिव में नॉलेज मैनेजमेंट की जो प्रिजर्वेशन है उसको हम विजुअलाइज करना चाह रहे हैं। अनदर फेमस मॉडल जो डिस्कस किया जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हवाले से, दैट इज जॉनसन एंड स्कोल्स कल्चरल वेब। और यहां पर आप देख सकते हो कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में किन किन हवालों से कौन कौन से वेरिएबल कार फरमा है, और इन वेरिएबल्स के अंदर जब हम इनटेंजिबल एसेट्स की बात कर रहे हैं तो इन वेरिएबल्स के अंदर कहां पर ढका छुपा नॉलेज मैनेजमेंट वो मौजूद है, इट इज इन द एयर, और किस तरीके से वो अडॉप्ट होता है, किस तरीके से वो फॉर्मुलेट होता है, किस तरीके से वो प्रिजर्व होता है। तो ये तमाम के तमाम एवेन्यूज हैं आपके सामने टू ओपन अप द डिस्कशंस, टू फाइंड द गैप्स एंड टू कम अप विद योर कंट्रीब्यूशंस। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर आई एम जस्ट शोइंग यू, और याद रखिएगा कि नॉलेज मैनेजमेंट की फील्ड इस डिस्कशन के बगैर बिल्कुल ना मुकम्मल है, बिकॉज ये आपका बेसिक मॉडल था जहां से नॉलेज मैनेजमेंट की डिस्कशन शुरू होती है, एंड दिस बेसिक मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय नोनाका। सो नोनाका is the main person who contributed in basically the discussion related to the knowledge creation as a synthesizing process. अब जब हम नॉलेज क्रिएशन की बात करते हैं तो नॉलेज क्रिएशन के 4 फैसेट्स हैं।
The first facet is socialization, the second is externalization, the third is combination, and the fourth is internalization. अब आपको मैं थोड़ी सी उसकी थ्योरेटिकल डिटेल बता रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि थ्योरी और प्रैक्टिस को लिंकअप कैसे करते हैं। ये हमारे पास चार जो मेन फैसेट्स हैं, मेन पिलर्स हैं जो नॉलेज मैनेजमेंट के, इसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है सोशलाइजेशन का। और सोशलाइजेशन प्रोसेस आप सबको याद होगा, पिछले सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने गो थ्रू किया होगा कि सोशलाइजेशन प्रोसेस इज बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम प्री अराइवल, एनकाउंटर, मेटामॉर्फोसिस एंड आउटकम। ये जो चार स्टेजेस हैं, दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, हम जब इस क्लास में आए तो वहां से हमारा एनकाउंटर हुआ, लेकिन हमारी इस क्लास में आने से पहले का जो माहौल था दैट वाज प्री अराइवल, और हम सब अपने अपने जहनों में अपना अपना नॉलेज लिए वो फिर रहे हैं। सो दैट इज ऑल टेसिट टू टेसिट फिनोमेना। अब जब हम यहां क्लास में पहुंचते हैं तो वी इंटरेक्ट विद वन अनदर। आप लोगों के कमेंट्स एंड क्वेश्चंस मैं रिसीव कर रहा हूं, मेरी बताई हुई थ्योरीज एंड टर्मिनोलॉजीज आप रिसीव कर रहे हो। सो यहां से हमारा एनकाउंटर हो रहा है, और उस एनकाउंटरिंग के नतीजे के तौर पर द थर्ड स्टेज इन सोशलाइजेशन प्रोसेस इज मेटामॉर्फोसिस, जिसमें कि कोई तब्दीली रूनुमा होती है, एंड देन यू कम अप विद एन आउटकम। और ह्यूमन आउटकम्स की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन आउटकम्स आर सेटिस्फेक्शन, टर्नओवर, एब्सेंटिज्म, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर, प्रोडक्टिविटी, बहुत सारे हमारे पास ह्यूमन आउटकम्स वो मौजूद हैं। तो अकॉर्डिंग टू ननाका, जब हम नॉलेज क्रिएशन की बात करते हैं तो नॉलेज क्रिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स, एंड ऑल द इंडिविजुअल्स प्रिवेलिंग इन एन एनवायरनमेंट दे हैव गॉट देयर ओन इंडिविजुअलिटीज। नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि ये तमाम इंडिविजुअल्स अपने अपने जहन, अपने अपने टैसिट नॉलेज के साथ दे शिफ्ट टुवर्ड्स द एक्सटर्नलाइजेशन। एक्सटर्नलाइजेशन के अंदर ग्रुप्स बनने शुरू हो जाते हैं, लाइक माइंडेड पीपल आपस में मिल बैठते हैं, लोगों की फ्रीक्वेंसीज मैच करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, अब जब एक्सटर्नलाइजेशन शुरू होगी तो ऑल द इंडिविजुअल्स इन द गिवन एनवायरनमेंट आर बिकमिंग एंड फॉर्मिंग ग्रुप्स। और ऑब्वियसली जब हम ग्रुप फॉर्मेशन की बात करेंगे तो उसमें जो ग्रुप फॉर्मेशन के तमाम स्टेप्स हैं, आपकी फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग, ये तमाम आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो एक्सटर्नलाइजेशन में बेसिकली हो क्या रहा होता है, आपके जो टैसिट नॉलेज है इट इज टेकिंग द शेप ऑफ एक्सप्लिसिट, क्योंकि अब वो चीज या डॉक्यूमेंटेड हो रही है या वो ट्रांसफर हो रही है दूसरे लोगों के अंदर, वहां से एक्सप्लिसिट नॉलेज कन्वर्जन जो है वो शुरू होता है। इसके बाद हर एक ग्रुप का जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, हर एक ग्रुप के जो डॉक्यूमेंट्स थे, हर एक ग्रुप ने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया, वो सारा कंबाइन किया जाता है। सो दैट कॉम्बिनेशन पार्ट इज बेसिकली द थर्ड स्टेप, जिसमें के एक ग्रुप का एक्सप्लिसिट, दूसरे ग्रुप का एक्सप्लिसिट, वो तमाम एक्सप्लिसिट्स जो हैं दे यूनाइट टुगेदर। अब जब तमाम एक्सप्लिसिट्स इकट्ठे हो जाते हैं, अब वो किसी भी शक्ल में, किसी डॉक्यूमेंट की शक्ल में, किसी रिपोर्ट की शक्ल में, किसी थीसिस की शक्ल में वो चीज सामने आती है, तो वहां से फिर अगला स्टेप शुरू होता है विच इज इंटरनलाइजेशन, कि अब उस एक्सप्लिसिट को जो कोई भी पढ़ेगा, जो कोई भी सुनेगा, वहां से उसका जो टैसिट है वो डेवलप होना शुरू होगा। सो आपका सोशलाइजेशन से बात शुरू हुई, एक्सटर्नलाइजेशन, कॉम्बिनेशन, इंटरनलाइजेशन, और वहां से दोबारा हम सोशलाइजेशन की तरफ वो शिफ्ट कर जाते हैं। इसकी डिटेल आपकी स्लाइड पर भी दर्ज है और इसका पेपर मैंने आपकी स्टडी के लिए पोस्ट भी कर दिया है, उसको एक दफा जरूर गो थ्रू कीजिएगा, सो दैट यू कुड कम टू नो कि आपका जो नॉलेज क्रिएशन एज ए सिंथेसाइजिंग प्रोसेस का सारा कॉन्टेक्स्ट है, जो नोनाका ने अपना मॉडल प्रेजेंट किया, उसकी डिटेल्स एंड इंप्लीकेशंस वो किस तरीके से डिस्कस वो की जाती हैं। अब आपका जो मेन कंसर्न चल रहा है कि क्या ये कंटेम्पररी इश्यूज की क्लास है कि नहीं, हम नॉलेज सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। अभी तक जो हम आपके सामने मैंने सारी फिलोसॉफिकल एक डिस्कशन वो प्रेजेंट की है, बेसिकली टू मेक यू एंड पुश यू फील एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। नॉलेज सिग्निफिकेंस की जब हम बात करते हैं तो नॉलेज एसेट्स have often become more important to companies than financial and physical assets. ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको पता है कि आजकल एक बहुत बड़ी डिस्कशन, बहुत बड़ी डिबेट है वर्ल्ड वाइड। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो तहफ्फुज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो मैनिफेस्टेशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो क्रिएशन है, दैट इज समथिंग इज व्हिच इज अ लॉट ऑफ नॉलेज।
You are absolutely right in your comment. ये tacit, explicit, tacit to tacit, tacit to explicit, explicit to explicit, ये phenomena जो हैं, ये हर किसी के साथ हर वक्त चल रहे हैं, based upon कि information का source, information की discussion, वो हर किसी के लिए different वो होगी. एक वक्त में आपके जहन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, वो आपके लिए tacit है. आपने जाके किसी से डिस्कस किया तो वो एक्सप्लिसिट की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दिया. अब आपने उसको डॉक्यूमेंट कर लिया तो वो फर्दर आपके लिए उसकी डेटा सेविंग वो हो गई. सो दिस इज आवर ऑनगोइंग प्रोसेस और हर कोई हर वक्त इन फिनोमिनास के अंदर वो मौजूद है. सो कमिंग टू द डिस्कशन कि नॉलेज एसेट्स हैव बिकम more important to companies than financial and physical assets and are often the only way for a company to distinguish itself from its competitors and gain competitive advantage. आपको पता कि अभी आपको मैंने कोका कोला की एग्जांपल बताई कि वो 300,000 टन्स ऑफ एल्यूमिनियम सिर्फ यूज करते हैं अमेरिका में और 200 कंट्रीज में वो ऑपरेट कर रहे हैं 1.9 बिलियन सर्विंग्स के साथ. एंड इंटरेस्टिंगली कोक का जो ओरिजिनल फार्मूला है इट इज नॉट हैविंग any intellectual property right thing with it. Why? Because international law के मुताबिक जो हमारे पास law है that is known as TRIPS, TRIPS, which means trade related intellectual property rights. TRIPS के तहत trade related intellectual property right के तहत अगर आप अपने किसी फॉर्मूला का कॉपीराइट लेते हो इंटरनेशनली या अगर आप उसका पेटेंट प्रोटेक्शन लेते हो तो 20 years के बाद आपको उसका फॉर्मूला डिस्क्लोज करना पड़ेगा. And Coke has never disclosed the formula of its concentrate. Okay, so that means कि Coke का जो main business है उसका main जो concentrate है बाकी तो उसमें चीनी और पानी है और गैस है. So चीनी पानी गैस के अलावा जो main चीज है that is the Coke concentrate and that is what you call intellectual property. Okay, so the concept of knowledge, half life, ये एक बड़ा interesting concept है हमारे पास. Half life of knowledge क्या होता है? The half life of knowledge is the amount of knowledge that has to elapse before half of the knowledge in a particular area is superseded or shown to be untrue. कि कितने अरसे के बाद जो आपका एक बेसिक क्रिएशन हुई थी नॉलेज की, कितने अरसे के बाद that half of the knowledge has lost its ground or half of the knowledge has become obsolete or orthodox and outdated. अब उसकी जो एज हो सकती है ऑब्सोलेंस की that is ranging from 500 days to 50 years or even more or even less based upon कि आप किस किस्म की इंडस्ट्री के अंदर किस तरह के टॉपिक को डिस्कस वो कर रहे हो. अब जो लॉस्ट नॉलेज होगा जो कि सेव नहीं हो पाया उसकी स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए और आपको मैं लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स यहां पर दिखा रहा हूं कि लॉस्ट नॉलेज ऑब्वियसली हैज अ कॉस्ट. एस्टिमेटेड दैट $115 billion sits idle in lost knowledge affiliated with production technologies during past few years. So आपका क्वेश्चन ये था कि contemporary issues कहां हैं, तो philosophical assumption के बाद अब आप मुझे ये बताइए कि $115 billion का जो आपका एक अमाउंट है जो कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज को डॉक्यूमेंटेड ना होने की वजह से लॉस्ट नॉलेज का पार्ट बन रहा है. व्हाट अबाउट दैट? हाउ कैन यू टैकल एंड हाउ कैन यू ट्रीट दैट पार्ट? Another example यहां पर देखिएगा, an astounding example of this loss, जब आपको मैंने पहले Y2K bug की एग्जांपल कोट की थी, is the loss of the original computer source code written in 1950s. और वो क्या हुआ कि by the turn of the century that code was lost and the world suffered more than $1 trillion. So remember कि जब हम बात कर रहे हैं lost knowledge की और हम बात कर रहे हैं half life की, तो इनका मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है? लॉस्ट नॉलेज वो है जो सेव नहीं हो पाया और हाफ लाइफ ऑफ नॉलेज वो है कि जो एक अरसे के बाद खत्म हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ऑब्सोलीट हो जाता है. ठीक है, बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स, बहुत सी ऐसी सर्विसेज जो कि माजी में बड़ा इंटीग्रल रोल अदा करती थी, आज वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने जब कंप्यूटर यूज करना शुरू किया होगा और perhaps I am remembering my own times, तो I used to save the data on the floppy drives. floppy drive के बाद फिर दौर आया CD-ROMs का, CD-ROM के बाद फिर दौर आया DVDs का, DVD के बाद फिर दौर आया फ्लैश ड्राइव्स का और फ्लैश ड्राइव्स के बाद अब nobody talks about even flash drives, now everybody talks about the cloud. ठीक है, everything is on the cloud, all the documents are on the cloud. ठीक है, अब ये cloud technologies इसका जिक्र हो रहा है. इसका मतलब यह है कि तमाम वो नॉलेज जो कि फ्लॉपी ड्राइव्स, डीवीडीज, सीडीज बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, वो सब
खत्म हो चुका है, ऑर्थोडॉक्स हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है, इट हैज गॉन विद फ्रॉम अस। लेकिन बहुत कुछ जो अभी भी मौजूद तो है लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा, उसको फिर हम कैटेगराइज करते हैं इन द पॉइंट ऑफ लॉस्ट नॉलेज। अब हम आते हैं डियर 7 लीवर्स ऑफ नॉलेज के ऊपर। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको टिकल कर रहा हूं कि आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस और इंप्लीकेशंस हैं वो कैसे होंगी। जब हम 7 लीवर्स की बात करते हैं नॉलेज मैनेजमेंट के, तो सबसे पहला लीवर वी हैव इज द कस्टमर नॉलेज। ठीक है, द मोस्ट वाइटल नॉलेज पीपल आर हैविंग। कंपनीज उनका सारे का सारा जो दारोमदार है सक्सेस का, वो कस्टमर नॉलेज के ऊपर बेस करता है। और यही से एक पूरी डिसिप्लिन, एक पूरा फील्ड, एक कंटेम्प्रेरी इश्यूज आपका डेवलप करता है, जिसको आप कहते हो CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, आपके कस्टमर डेटाबेसेस, कस्टमर पोर्टल्स, कस्टमर फीडबैक्स, ये तमाम चीजें क्या हैं, ये सारे का सारा पार्ट है कस्टमर नॉलेज का, राइट। और जो कस्टमर नॉलेज जो है, दैट इज बेसिकली क्रिएटिंग द बेसिस फॉर योर कंपेटिटिव एडवांटेज। और जिन कंपनीज ने अपने कस्टमर का नॉलेज प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व किया, वो नॉलेज उनका सारे का सारा कोर कंपिटेंसीज वो बन गया, और उसने उन कंपनीज को सस्टेनेबिलिटी का तासुर जो था वो भी प्रोवाइड किया। इसी तरह सेकंड लीवर इज द नॉलेज इन प्रोडक्ट्स। सो आप किस किस तरीके से वैल्यू ऐड कर सकते हो। अभी जैसे हमने टॉपिक डिस्कस करना है वैल्यू क्रिएशन का और वैल्यू कैप्चरिंग का। सो किस किस तरीके से वैल्यू को क्रिएट किया जा सकता है, वैल्यू को कैप्चर किया जा सकता है, प्रोडक्ट्स में क्रिएटिविटी, इनोवेशन कैसे लेके आई जा सकती है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इन्वेंशन कैसे होगी। तो ये सब कुछ आपका नॉलेज इन प्रोडक्ट्स इज द सेकंड लीवर। द थर्ड इज नॉलेज इन पीपल, एंड दैट इज द मोस्ट रिस्की नॉलेज। व्हाई? बिकॉज पीपल वॉक। लोग चल सकते हैं, लोग जा सकते हैं, और आप कभी भी इस नॉलेज को ओन नहीं कर सकते। मैं रिपीटेडली कह रहा हूं, आप कभी भी ह्यूमंस को ओन नहीं कर सकते हो। ये एक ऐसा रिसोर्स है आपके पास। इसी तरह नॉलेज इन प्रोसेसेस, दैट हाउ ऑफन एंड हाउ वेल यू नो व्हेन नीडेड। ठीक है, आपको प्रोसेसेस के बारे में ओरिएंटेशन हो, आपको फॉर्मूलास के बारे में ओरिएंटेशन हो, आपको असेंबली लाइंस के बारे में डाटा हो, आपको पता हो कि किस तरीके से सारे जो प्रोसेसेस हैं वो आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो द नो हाउ व्हेन नीडेड। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोटेशन इसके बारे में कोट किया जाता है कि एक ह्यूलेट पैकार्ड के सीईओ का, शायद मैंने आगे स्लाइड में भी लिखा हुआ है कि इफ ओनली वी कुड नो व्हाट वी नो, तो हम अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई डेवलप कर सकते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा डिलेमा यह है कि हमें इस बात का ही नहीं पता होता, इस बात का इदराक ही नहीं होता कि व्हाट डू वी एक्चुअली नो। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी, ये एक बहुत बड़ा आपका लीवर है नॉलेज मैनेजमेंट का, दैट डू वी नो व्हाट वी नो, हमने किन चीजों को और किस हद तक डॉक्यूमेंट किया हुआ है। प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर से लेकर प्रोसेसेस तक, प्रैक्टिसेस तक, तमाम चीजों के बारे में बात हो रही है। इसी तरह नॉलेज इन रिलेशनशिप्स, जिसमें कि रिचनेस एंड डेप्थ की जरूरत है, और नॉलेज इन एसेट्स। एसेट नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो जाहिर है कि उसमें इंटेलेक्चुअल कैपिटल का जो रोल है वो बहुत ज्यादा कारफरमा होगा। तो दीज आर द 7 डायमेंशंस, दीज आर द 7 पिलर्स, जिसके ऊपर आपका सारा जो नॉलेज मैनेजमेंट का कॉन्टेक्स्ट है वो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में वो अप्लाई होता है। अब लोग बिग डाटा को कैसे यूज कर रहे हैं, बिग डाटा और डाटा माइनिंग की स्टोरी क्या है, उसके हवाले से एक छोटी सी आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं। 2016 की फिगर्स है मेरे पास। It has been roughly 2 weeks since the New York Times broke the story about how the data of 50 million Facebook users was captured and used without their consent by Cambridge Analytica, a part of an effort to ensure that Donald Trump won the 2016 election. Okay, now this statement was taken from the Yahoo News. Now remember, आप सब एक एक्सप्रेशन यूज करते हो कि जी बहुत सी जो सर्विसेज हैं वो आपके लिए फ्री हैं। फेसबुक फ्री है, आपका ईमेल अकाउंट फ्री है, गूगल क्लासरूम फ्री है, सब कुछ फ्री है। तो जहां तक ताल्लुक बिजनेस का है, तो याद रखिएगा कि बिजनेस में कोई भी चीज फ्री नहीं होती। वन वे और द अदर somebody is somehow earning a lot. ओके, अभी हमने देखा कि जी आपके जो मोबाइल एप्स हैं उसमें 97% तक जो है वो मोबाइल एप्स फ्री हैं। इट्स नॉट जस्ट फ्री, आप जब भी कोई अकाउंट बनाते हो, जब भी कोई इंफॉर्मेशन अपलोड करते हो, दैट होल इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड, दैट होल इंफॉर्मेशन हैज गॉट सम कॉन्टेक्स्ट। उस इंफॉर्मेशन के बारे में पैटर्न्स बनेंगे, उस इंफॉर्मेशन के एल्गोरिदम्स बनेंगे, और वो पैटर्न्स और एल्गोरिदम्स जो हैं वो आगे बिकेंगे। ये चीज हमें समझने की है।
अगर हम नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स अप्रोच को समझना चाहते हैं तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये डाटा माइनिंग और ये डाटा जो आपकी गेम है ये एक्चुअली है क्या, बिग डाटा की स्टोरी है क्या। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका दे गॉट 50 मिलियन फेसबुक यूजर्स अकाउंट्स, उनकी इंफॉर्मेशन उन्होंने पिक की, उनके बिहेवियरल एल्गोरिथम्स को देखा एंड दे केम अप विद द स्ट्रेटजीज फॉर द डोनाल्ड ट्रम्प टू विन द इलेक्शंस। अब कैम्ब्रिज एनालिटिका किस तरीके से ऑपरेट करता है, हाउ दिस डाटा माइनिंग इज टेकिंग प्लेस, आपको मैं उसकी एग्जांपल दिखा रहा हूं ताकि कोई भी चीज जो है वो फ्री हमसे ना जाए। सो डाटा ड्राइवर्स, आपको मैं वेबसाइट दिखा रहा हूं कैम्ब्रिज एनालिटिका की, एंड आई वुड रेफर यू कि आप जरूर इस वेबसाइट को विजिट कीजिएगा एंड यू विल फाइंड लाइक सरप्राइजिंग थिंग्स ओवर देयर। इट इज सेड दैट द कैम्ब्रिज एनालिटिका यूजेस डाटा किस मकसद के लिए, टू चेंज ऑडियंस बिहेवियर। ओके, अब आप कस्टमर ओरिएंटेशन की बात करते हो, जो 10 आपकी ब्लू वेल्स मैंने दिखाई थी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड यूनिलीवर, अगर सपोजिटली वो किसी मार्केट के एनालिटिक्स कलेक्ट करना चाहते हैं और वे जानना चाहते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट किन कस्टमर्स को किस तरीके से कब और कहां हम प्रोवाइड करें, तो अब ये उनके लिए कोई बहुत बड़ी गेम नहीं रहेगी। दे इजीली नो कि कस्टमर का डेटा क्या है और उस डेटा को मैनिपुलेट हमने कैसे करना है, उस डेटा को हमने उसमें से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है, उस इंफॉर्मेशन से हमने पैटर्न्स कैसे बनाने हैं, उस पैटर्न्स के हमने एल्गोरिथम्स कैसे बनाने हैं। सो कैम्ब्रिज एनालिटिका यूजेस डेटा टू चेंज ऑडियंस बिहेवियर्स। So mind you, okay, these are all the things which are continuously out there to manipulate and to give you the basis कि आप लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन इस हवाले से अगर कोई देना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। अब चाहे वो कमर्शियल डाटा हो या पॉलिटिकल डिवीजन्स का डाटा हो, कैम्ब्रिज एनालिटिका इज जस्ट वन कंपनी आई एम नेमिंग आउट ऑफ द होल लिस्ट ऑफ द कंपनीज जो हाई टेक इस तरीके से बिग डाटा के साथ ऑपरेट करती हैं। So, why implement knowledge management systems? For example, IBM, Oracle, Cisco, they all said that measure internet value at over $1 billion. British Telecom, UK telecommunication company, they said employee ideas have saved 100 million pounds. यहां पर हमारा सेशन टाइम सेकंड खत्म हो रहा है। I would like to join you after 10 minutes break, वहां से हमारा थर्ड सेशन शुरू होगा, and I'll see you sharp at 7:30.